Hello friends, welcome back. Today in this lecture we are going to have a brief introduction of company law. So let's start. कंपनी मे बी टर्म्ड एज कंपनी का मतलब ये होता है कि कंपनी इज मे बी टर्म्ड एज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ सम बिजनेस फॉर बेनिफिट और प्रॉफिट और फॉर चैरिटी. इट इज़ अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एसोसिएटेड फॉर अ कॉमन पर्पज. सो अब हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे. बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एसोसिएटेड फॉर कॉमन पर्पज. बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का मतलब ये होता है एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति जब कोई बिजनेस शुरू करते हैं जिसका मकसद होता है प्रॉफिट अर्न करने का या तो कोई चैरिटी का, और वो फॉर्म करते हैं बिजनेस, तो उसको हम लोग कंपनी कह सकते हैं. ये है लेमन लैंग्वेज. बट सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट. यानी कंपनीज एक्ट 2030 के अंडर में कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, फॉर्म हुई है, या कोई प्रीवियस कंपनी लॉ, यानी कि 2013 से पहले कौन सा कंपनी लॉ था? कंपनी एक्ट 1956. उसके अंडर कोई कंपनी अगर फॉर्म होती है उसको हम लोग कंपनी कहेंगे. अब बॉडी कॉरपोरेट या कॉरपोरेशन का मतलब क्या होता है? जब भी हम किसी कंपनी के बारे में सुनते हैं तो जनरली XYZ कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो कॉरपोरेशन ही कंपनी को डिनोट करता है. बॉडी कॉरपोरेट, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं. द वर्ड कॉरपोरेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म कॉर्पस. कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी. अब एज पर सेक्शन 2002 क्लॉज 11 ऑफ द एक्ट, बॉडी कॉरपोरेट और कॉरपोरेशन इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग. ये बात कहता है कि बॉडी कॉरपोरेट या कॉरपोरेशन वो कंपनी होती है, वो कंपनी को इंक्लूड करता है जो कि कंपनी आउटसाइड इंडिया फॉर्म हुई हो. मतलब इंडिया के बाहर अगर कोई कंपनी बनी है तो हम लोग उसको डिनोट करेंगे कॉरपोरेशन या इनकॉर्पोरेटेड बॉडी. ठीक है. बट कौन सी कंपनी अगर इंडिया के बाहर भी बनी हो तब भी उसको कॉरपोरेट नहीं कहेंगे. अगर कोई कॉपरेटिव सोसाइटी है जो कि रजिस्टर्ड हुई है कॉरपोरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर, या कोई एनी अदर कॉरपोरेट यानी कोई अदर बॉडी है कंपनी जो कि कंपनी लॉ की डेफिनेशन के अंदर नहीं आती है. अगर कंपनी लॉ की डेफिनेशन के अंदर कोई बॉडी नहीं आती है या कोई कॉरपोरेट सोसाइटी है, कॉरपोरेट सोसाइटी जो कि कॉरपोरेट सोसाइटी एक्ट के थ्रू बनी है, वो भले ही बाहर इंडिया से बाहर आउटसाइड इंडिया फॉर्म हुई है, लेकिन तब भी उसको हम लोग कंपनी के डेफिनेशन में नहीं इंक्लूड करेंगे. तो बॉडी कॉरपोरेट का मतलब अगर नॉर्मली ये समझते हैं, बॉडी कॉरपोरेट या कॉरपोरेशन वैसी कंपनी है जो इंडिया के बाहर फॉर्म हुई है, आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है. बट कौन कौन सी एक्सक्लूड है, नहीं इंक्लूड है इसमें? कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के थ्रू बनी है, और दूसरी कोई अदर बॉडी जो कि इस डेफिनेशन के अंदर कंपनी के डेफिनेशन में नहीं आती. नाउ सी द फीचर्स ऑफ अ कंपनी. क्या क्या फीचर्स होते हैं कंपनी के? कंपनी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है. तो रजिस्ट्रेशन यानी कंपनी फॉर्म करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स रिक्वायर होते हैं अगर पब्लिक कंपनी है, और 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं अगर प्राइवेट कंपनी है. यानी कि कंपनी तो वैसे बहुत तरह की कंपनी होती है. कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है, कोई कंट्रोलिंग कंपनी होती है. बट अगर हम इसको ब्रॉड डिवीजन में करें तो 2 पार्ट होती है. एक गवर्नमेंट कंपनी होती है जिसको हम लोग पब्लिक कंपनी बोलते हैं. एक होती है प्राइवेट कंपनी जो प्राइवेटली गवर्न होती है. तो रजिस्ट्रेशन, मिनिमम मेंबर 7 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एंड 2 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी. A company comes into existence only after obtaining certificate of incorporation. यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद जो कि फॉर्म होता है वही. कंपनी कब आपकी फॉर्म होती है, रजिस्टर होती है? जबकि जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हो, और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक काइंड ऑफ सर्टिफिकेट होता है जो कि रजिस्ट्रार देता है, तब हम लोग ये कहते हैं कंपनी एग्जिस्टेंस में आ चुकी है, यानी कि अब कंपनी फॉर्म हो चुकी है. सेकेंड फीचर है एसोसिएशन ऑफ पर्सन. यानी कि किसी भी कंपनी को फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट 2 मेंबर चाहिए. उन्हीं 2 मेंबर्स को हम लोग कहते हैं एसोसिएशन ऑफ मेंबर्स, 2 या 2 से ज़्यादा. अब आते हैं कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है?
अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ के द्वारा बनाया गया अगर कोई पर्सन है तो उसको आर्टिफिशियल पर्सन कहेंगे। इट इज़ नॉट ह्यूमन बीइंग बट इट एक्ट्स थ्रू ह्यूमन बीइंग, मतलब कि ये ह्यूमन बीइंग नहीं होता है बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनके थ्रू ये काम करता है, एक्ट थ्रू ह्यूमन बीइंग। इट इज़ कंसीडर्ड एज अ लीगल पर्सन विच कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ये एक तरीके से लीगल पर्सन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है अपने नेम पे, मतलब कंपनी के नाम पे आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कंपनी के नाम पे आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कंपनी के नाम पे किसी को सू कर सकते हैं और कोई पर्सन कंपनी को भी सू कर सकता है। तो यानी कि दो ये ह्यूमन बीइंग नहीं है बट इसको एक लीगल पर्सन का दर्जा दिया गया है। इट इज़ कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन सिंस इट इज़ इनविजिबल, इनटैंजिबल। इनविजिबल है, दिखाई नहीं देता, इनटैंजिबल, छू के महसूस नहीं कर सकते, और ये सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करता है, यानी कि लॉ इसको केवल एज अ आर्टिफिशियल पर्सन मानता है। इट इज़ कैपेबल ऑफ एन्जॉइंग राइट्स एंड ड्यूटीज़। ये कैपेबल है राइट्स और ड्यूटीज़ एंजॉय करने के, मतलब कि कई सर्टेन राइट्स होती हैं जो कंपनी को मिली हुई है और कई ऑब्लिगेशंस होती हैं जो कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स के प्रति निभानी होती है। ड्यूटीज़ मतलब लायबिलिटी, जैसे कि शेयर होल्डर ने अगर कोई पैसा लगाया है तो अगर इन केस उसको पैसा चाहिए तो वो कंपनी में से निकाल सकता है। Now fourth is company is not a citizen. The company through a legal person, लीगल पर्सन तो है बट उसको सिटीजन का दर्जा नहीं दिया गया है अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955 और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बात कहता है इन स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस CTO, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन दो अ लीगल पर्सन बट वॉज नॉट अ सिटीजन एंड कैन ओनली एक्ट एज अ नेचुरल पर्सन। यानी कि अंडर सिटीजनशिप एक्ट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर कंपनी को हम लोग सिटीजनशिप नहीं देते हैं बट उसको एक पर्सन की तरह मानते हैं। बट सर्टेन फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन, यानी कि पर्सन के मतलब डेफिनेशन में जो सर्टेन फंडामेंटल राइट्स जो कि पर्सन को मिलते हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी हो गया और एक्सेट्रा हो गया, वो सब कंपनी को अवेलेबल है, यानी कि कंपनी के पास प्रोटेक्शन है फंडामेंटल राइट्स की। सेक्शन 2 क्लॉज F ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 एक्सप्रेसली ये बात कहता है कि कंपनी और एसोसिएशन सिटीजनशिप का पार्ट नहीं है। सो इससे क्या क्लियर हो गया? कंपनी दो इट इज़ अ लीगल पर्सन बट इट इज़ नॉट अ सिटीजन। Now next come company has nationality and residence. Though it is established through a judicial decision that a company cannot be a citizen, yet it has nationality, domicile and residence. Domicile is a place of registration of company. ये कहता है कि दो जुडिशियल डिसीजन, जुडिशरी ने जजमेंट के थ्रू ये कह दिया कि कंपनी सिटीज़न तो नहीं है बट नेचुरल पर्सन, वो लीगल पर्सन है, बट यहाँ पे ये कहता है कि कंपनी की नेशनैलिटी भी है और रेसिडेंस भी है। रेसिडेंस को हम लोग डोमिसाइल की तरह लेंगे। डोमिसाइल मतलब प्लेस ऑफ बर्थ जिसको बोलते हैं। वैसे ही जिस शहर में, जिस स्टेट में कोई कंपनी फॉर्म हुई है, वहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो उस कंपनी की डोमिसाइल कंसीडर किया जाएगा, और जिस कंट्री में वो कंपनी इस्टेब्लिश हुई है उसको नेशनैलिटी देते हैं। जैसे रिलायंस कंपनी है, अंबानी ने बनाई, सपोज़ कीजिए उसका रजिस्ट्रेशन उसने मुंबई में कराया है, तो मुंबई रिलायंस कंपनी की क्या हो जाएगी? डोमिसाइल हो जाएगी, रेसिडेंस हो जाएगा, और नेशनैलिटी इंडियन कंपनी है तो इंडियन हो जाएगा। दो वो फॉरेन में ऑपरेट करे, डजेंट मैटर, बट उसका ओरिजिन कहाँ हुआ? इंडिया में हुआ। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज, इट इज़ इम्पॉर्टेंट वन, दैट कंपनी हैज़ सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी यानी कि उसकी एक अलग पहचान है। इट हैज़ इट्स ओन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, यानी कि सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे, भले कोई ओनर हो जिसने कंपनी फॉर्म की है, बट वो कंपनी का ओनर भले हो सकता है बट कंपनी अलग में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। यानी कि कंपनी के नाम से आप प्रॉपर्टी, जैसे मैंने डिस्कस किया, ले सकते हैं, कंपनी के नाम से सू कर सकते हैं, या कोई व्यक्ति कंपनी को भी सू कर सकता है। वैसे ही सेपरेट उसकी एक अलग पहचान है, वो अपने ओनर से अलग हो जाती है जैसे ही वो रजिस्टर होती है, जैसे ही वो एग्जिस्टेंस में आती है रजिस्ट्रेशन के बाद, वैसे ही वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी कंसीडर की जाती है। यानी कि वो अपने शेयर होल्डर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अलग होती है, एक एंटिटी होती है, उसकी खुद की एक पहचान होती है, खुद की एक कॉरपोरेट पर्सनालिटी होती है।
नाउ कम्स लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी और पार्टनरशिप में सबसे इम्पॉर्टेंट यही डिफरेंस होता है कि कंपनी इंजॉय करती है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी। या सपोज़ कीजिए कि कंपनी में किसी ने कंपनी में पैसा लगाया, तो लिमिटेड लाइबिलिटी के तहत कंपनी पूरा पैसा रिफंड करने के लिए लायबल नहीं है, उसको सर्टेन राइट्स और ऑब्लिगेशन मिले, जैसे कि लिमिटेड लायबिलिटी मींस लिमिटेड बाय शेयर एंड लिमिटेड बाय गारंटी। सपोज कि दो तरह के शेयर होल्डर्स होते हैं, एक होते हैं जो परमानेंट, जो आपके इक्विटी शेयर्स लगाते हैं, एक होते हैं सिक्योर्ड शेयर्स, एक होते हैं अनसिक्योर्ड शेयर्स। सिक्योर्ड शेयर मतलब क्या होता है कि हमने कंपनी को चलाने के लिए 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, अब वो 5 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए सिक्योर्ड हैं। सिक्योर्ड यानी कि उसमें जब प्रॉफिट होगा तो उन लोगों को धीरे धीरे मिलेगा, प्रॉफिट पूरा नहीं मिलेगा। बट जो 3 लाख मान लीजिए अनसिक्योर्ड शेयर्स हैं, अनसिक्योर्ड शेयर्स मतलब इसमें आपको इंटरेस्ट तो ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अगर कभी कंपनी डूब गई तो आपको पैसा आपका रिटर्न नहीं होगा। यानी कि कंपनी यहाँ पे उसके पास बहुत ज़्यादा लायबिलिटी नहीं होती। अगर ये टॉपिक लिमिटेड लायबिलिटी समझ में नहीं आया तो हम इसको आगे भी डिस्कस कर लेंगे, बट अभी लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा लायबिलिटी नहीं होती है। Now eighth comes perpetual succession. परपेचुअल सक्सेशन सिंपली मीन्स कंपनी मेंबर्स कम एंड गो, यानी कि कंपनी के मेंबर आएंगे, वो छोड़ के चले जाएंगे, मर जाएंगे, बट कंपनी विल रिमेन फॉर एवर। कंपनी हमेशा एग्जिस्टेंस में रहेगी, कब तक, जब तक वो वाइंड अप बाय द लॉ, जब तक वो लॉ के द्वारा एंड नहीं की जाती, उसको ख़त्म नहीं कर देते, तब तक कंपनी का एग्जिस्टेंस रहेगा। भले कोई भी पर्सन सब छोड़ के चले जाए कंपनी को, फिर भी कंपनी अपने में रहेगी जिंदा लॉ के द्वारा, जब तक उसको एंड नहीं कर सकते। नाउ लास्ट कम्स कॉमन सील। कॉमन सील मतलब कंपनी का खुद का मोहर होगा, स्टैम्प होगा, जो कि साइन करेंगे 2 डायरेक्टर्स। यानी कि कोई भी डिसीजन अगर आप लेगी कंपनी, तो कंपनी का स्टैम्प उस पेपर पे लगेगा, उस पे उस कंपनी का नाम होगा, स्टैम्प लगेगा, और उस स्टैम्प को 2 डायरेक्टर साइन करेंगे। So that's all for brief introduction. We have discussed about the definition of company and the features of company. So in the next lecture, we are going to deal with some of the leading case laws related to company law. Thank you.